Hello and welcome to Major HS Kelsey's Balani Academy. I am Samir Singhal and today we are going to discuss the World History Set 2 and we will see the type of questions that are really important for our upcoming exams, and we will also see the type of things that we can add into our notes that will help us in the upcoming exam. Okay, so let's start with this one. So here comes the question number 1 from the World History, and the question is here. The question is from the glorious revolution that was in 1688 held in London, और वी कैन से इंग्लैंड. इंग्लैंड में हुआ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा इवेंट है इंग्लैंड के इतिहास में दैट कैन बी कंपेरेबल विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट वाज हेल्ड इन फ्रांस इन 1789. अब जरा इस पे थोड़ा सा पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या कहता है, फिर इसके डिटेलिंग पे आते हैं. कह रहा है इट रिजल्टेड इन द परमानेंट शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम द मोनार्की टू द पार्लियामेंट. अगर मैं पहले आंसर को सॉल्व करता वही चलूं तो हम उस पर ज्यादा बेहतर रहेंगे. तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट वॉज अ वायलेंट स्ट्रगल दैट लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग जेम्स सेकेंड. जी बस यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें पता है कि फ्रांस का एक किंग था जिसका नाम था लुई द 16. तो लुई द 16 को एग्जीक्यूट किया गया था, गुलिटन किया गया था. लेकिन अगर बात करते हैं यहां पर हम किंग जेम्स की, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, वो केवल एग्जाइल कर गया था, फ्लैड कर गया था टुवर्ड्स फ्रांस. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एंड इट लेड टू द साइनिंग ऑफ द बिल ऑफ राइट्स इन 1689. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है. और यहां पर अगर इस हिसाब से देखें तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट इसने पूछा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली. ठीक है, तो ये बात यहां पे याद रखिएगा, 1 and 3 विल बी द आंसर. अब जरा डिटेलिंग पर आते हैं कि यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था. थोड़ा सा यहां पे जो बात थी वो थोड़ी क्रिश्चियनिटी को लेकर आ जाती है. एक क्रिश्चियनिटी को लेकर यहां पे डिस्प्यूट ये था कि जो किंग जेम्स सेकंड है वो कैथोलिक विचारधारा या कैथोलिक आइडियोलॉजी से चलना चाहते थे, जबकि जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, वो बेसिकली चल रही थी किस बेसिस पर, तो वो चल रहे थे प्रोटेस्टेंट्स के बेसिस पर. अब अगर हम बात करते हैं यहां पर किंग जेम्स सेकंड की, तो किंग जेम्स सेकंड को उन्हीं की बेटी यहां पे हराती है, क्योंकि उन्हीं की बेटी की बात करें तो मैरी यहां पर आती है और मैरी इनको डिस्प्लेस कर देती है अपने पति के साथ मिलकर, और किंग जेम्स सेकंड को एग्जाइल पर भेज दिया जाता है. और इसके बाद से यहां पर आता है बिल ऑफ राइट्स, जिसमें कि अगर बात करते हैं तो बहुत सारे राइट्स जो हैं यहां की पब्लिक को दिए जाते हैं. और आगे चल के इसी बात में रहते हुए 1721 में पहली बार ब्रिटेन को मिलता है उनका पहला प्राइम मिनिस्टर. सो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वाज अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसकी वजह से मोनार्की जो है वो केवल एक डी फैक्टो चीज बनकर रह जाती है इंग्लैंड में, और वहां पर शुरुआत होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की. तो इस बात को याद रखिएगा. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 3. Okay, the next question is related to the treaties that were done during the modern era of the world history as well. So यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहली जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो जाती है. इट वाज साइंड इन 1494. सबसे पहली बात आप समझिएगा कि ये ट्रीटी का पर्पस क्या था. तो ट्रीटी का पर्पस था कि पूरे जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, या उसमें एक डिमार्केशन खींचना. किस किस कंट्री के बीच में हुआ था, तो ये डिमार्केशन हुआ था स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में. दोनों जो कंट्रीज आती हैं वो इबेरियन पेनिनसुला की कंट्रीज आती हैं, और दोनों ने ये तय किया कि हम मिलकर जो है दुनिया को, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को हम बांटेंगे, ताकि यहां पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना रहे हमारी क्लेम करती हुई टेरिटरीज के बीच में. ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, तो आपको सामने दिख रहा है डिवीजन ऑफ न्यू वर्ल्ड बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल. तो ए का क्या हो जाता है 1. अगर ए का 1 है तो बी यहां पे खत्म है, डी यहां पे खत्म है, मेरे पास ए और सी बचता है. अब आगे बात करते हैं, कुछ और यहां पे पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट हमें देखने को मिलता है, दैट वाज मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट. ये पैक्ट हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1939 में. ये पैक्ट एक पीस पैक्ट था, जिसमें कि अगर बात करते हैं तो मोलोटोव और रिबेंट्रॉप
ये दोनों आते थे यूएसएसआर और जर्मनी से, और इनकी जो बात थी वो ये थी कि आप जब पोलैंड पर अटैक करें तो यूएसएसआर इधर की तरफ शांत रहे। तो ये दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था। हालांकि 1941 में जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोजा, कौन सा ऑपरेशन बारबरोजा की शुरुआत करी, तो इस ऑपरेशन के द्वारा इसने इस पैक्ट को तोड़ दिया था, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट को तोड़ दिया था। तो डी का क्या हो जाता है, डी का 4 हो जाता है। तो मेरे पास अभी भी आंसर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस में डी मेरे पास 4 है। अब आते हैं बाकी पर। तो बाकी में आती है बात, तो दोस्तों यहां पे आपको केलॉग ब्रियांट पैक्ट भी दिख रहा होगा। केलॉग ब्रियांट पैक्ट जो है ये बात करता है रिनंसिएशन ऑफ वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। ये बात यहां पर कर रहा है किसके बारे में, कि जो रिनंसिएशन है वो बेसिकली क्या होगा, वो उसका जो एक तरीका होता है वो क्या होता है कि वॉर के द्वारा हम नेशनल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टोटल 62 नेशंस ने इसको साइन किया था। तो सी का 3 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में आंसर हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सो दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन। और आगे अगर बात करते हैं इस पर, तो आगे देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और बात कर रहा है टेनिस कोर्ट ओथ की। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये होता है आपका 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी बात आती है तो हमेशा दो बातें याद रखिएगा। एक तो यहां पे बात आती है 3 एस्टेट्स की, 3 एस्टेट्स की यहां पर बात आती है। दूसरी बात यहां पर किसकी आती है, तो यहां पर बात आती है आपके 3 आइडियोलॉजीज की, दैट इज द लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपकी बात आती है इक्वालिटी की। तो ये 3 चीजें जब हम यहां पे देखते हैं तो ये तो आइडियोलॉजी हुई। 3 एस्टेट्स की बात करते हैं तो ये 3 एस्टेट्स क्या क्या हैं। 3 एस्टेट्स में जो फर्स्ट एस्टेट होता था वो होते थे क्लर्गी। वो कौन होते थे, क्लर्गी होते थे। सेकंड एस्टेट होता था कि यहां पर बात आती थी किनकी, नॉबल्स की। किनकी बात आती थी, नॉबल्स की बात आती थी। यानी ये 2 एस्टेट्स ऐसे एस्टेट्स थे जो कि आप समझ सकते हो कि हाई क्लास को रिप्रेजेंट करता था। थर्ड एस्टेट की अगर बात करें तो थर्ड एस्टेट जो होते थे वो होते थे कॉमनर्स, जो कॉमन पीपल होते थे उनकी बात यहां पर आती थी। तो हुआ क्या कि यहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर डाल दी गई, कॉमनर्स पर डाल दी गई। और कॉमनर्स को यह कहा गया कि जो भी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं आपके ही टैक्सेशन से पूरी की जाएगी। सो कॉमनर्स ने सीधी बात करी कि भैया हम किस तरह से जिम्मेदार हैं ये थोड़ा हमें भी समझाइए। और उसी के लिए जब वो बात करने पहुंचे तो उनको बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया तो यहां पर जो इवेंट होता है वो होता है टेनिस कोर्ट ओथ, जहां पर 576 पीपल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक हमें एक नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेरेशन नहीं दे दिया जाएगा तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। सो काइंड ऑफ यहां से शुरुआत हो जाती थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। और यही जो पूरी कहानी है ये डिफाइन कर देती है इस पूरे सिस्टम को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर, आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप ये क्लियर होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो पूरा इवेंट हुआ था टेनिस कोर्ट इवेंट, ये याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 20 जून 1789 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन। Okay, a very important event was happened in the First World War. That was the Zimmermann telegram. The Zimmermann telegram was the major factor that pushed which country to enter the World War I. So एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अमेजिंग कहानी है। हुआ क्या कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर में एंटर नहीं कर रहा था बिकॉज अमेरिका वाज टेकिंग इट एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इन देमसेल्व्स। अब होता क्या है कि यहां पर जिमरमन जो है एक फॉरेन डिप्लोमेट है जो कि एक टेलीग्राम भेजते हैं मैक्सिको में बैठी हुई अपनी एम्बेसी को कि भाई आपकी जरूरत है हमें, और आपकी जरूरत ऐसे है कि अगर आपको भी जो आपकी आजादी चाहिए या आपको अगर एक रेपुटेशन चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। आपका काम बस ये होगा कि आप अपने आसपास के दुश्मन को पहचानें और उसको खत्म कर दें। तो ये था एक जिमरमन टेलीग्राम, और जिमरमन टेलीग्राम जो है ये भेजा गया था जर्मनी से मैक्सिको। जाते हुए इस टेलीग्राम को
डिकोड किया गया था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड ने रूम नंबर 40 में इसको जब डिकोड किया तो इसके बारे में जब जानकारी निकल के आती है तो वो जानकारी भेजी गई किसके सामने, अमेरिका के सामने, और अमेरिका को यह पता चला कि यहाँ पे क्या कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही थी। इस कॉन्स्पिरेसी को जब समझ में आया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ये एक फौज मेल हो या फौज टेलीग्राम हो जिसमें कि हमें इन्वॉल्व करने की एक तरीका हो कि अमेरिका किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए वर्ल्ड वॉर में और फायदा हो जाए यूरोपियन कंट्रीज का, एलाइड कंट्रीज का। लेकिन बाद में जिमरमैन खुद इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो टेलीग्राम था ये उन्होंने ही भेजा था एंड व्हाट वाज द पर्पस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर पूरी कहानी किसके अराउंड घूम रही है, पूरी कहानी जो यहां पर घूम रही है वो घूम रही है यूएसए के अराउंड। तो यूएसए में ये हुआ था और इसका जो पूरा समय है वो है 1917। तो आप समझ सकते हो कि 1917 में यूएसए एंटर करता है और 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। सिमिलर कहानी काइंड ऑफ हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है लेकिन अमेरिका की एंट्री होती है 1941 में। और 1941 में क्यों एंट्री होती है, क्योंकि पर्ल हार्बर अटैक होता है जापानीज के द्वारा। एक नेवल जो हेडक्वार्टर था उसको यहाँ पे पूरी तरह से डिफीट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके बाद अमेरिका जो है वो एंटर करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और वहां से फिर पूरी कहानी फिर से आप देखते हैं कि एक बार फिर से पलट जाती है, अगेन एलाइड कंट्रीज वहां पे जीतती हैं। सो दिस वाज द थिंग, इसको याद रखिएगा, द आंसर इज यूएसए। ओके, which of the following statements regarding the League of Nations mandate system is correct? यहाँ पे बात आ रही है कि लीग ऑफ नेशंस का मैंडेट सिस्टम जो है उसके बारे में क्या बात सही थी। सबसे पहली बात है लीग ऑफ नेशंस को समझिए दोस्तों। लीग ऑफ नेशंस काइंड ऑफ आप समझ सकते हो इट इज कंपेरेबल टू द यूएन। ये यूएन से कंपेरेबल है, बस काइंड ऑफ ऐसे समझिएगा कि यूएन जो है वो थोड़ा बेहतर आइडियोलॉजीज के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया गया था जब 1945 में बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस को जब एस्टैब्लिश किया गया तो उस समय पर बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करके और केवल अलाइड कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था। मतलब जो जीती हुई कंट्रीज थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था। सो ऑब्वियस बात थी कि कहीं ना कहीं ये जो लीग ऑफ नेशंस था, ये जो चीजें आगे इंप्लीमेंट करता, वो चीजें वही होती जो अलाइड कंट्रीज चाहती थी, या जिस तरह से भी वो एक्सिस कंट्रीज को बाइफरकेट करना या सप्रेस करना चाहती थी। तो इसी में अगर बात करते हैं तो लीग ऑफ नेशंस में मैंडेट सिस्टम आता था। मैंडेट सिस्टम में लीग ऑफ नेशंस ने 3 तरह की क्लास बनाई थी। अगर बात करते हैं तो क्लास ए, बी और सी। और यहां पर जो बात आती है इन तीनों क्लासेस में, वो बात ये आती है कि जो जीती हुई कंट्रीज हैं वो हारी हुई कंट्रीज के जो टेरिटरीज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको कैसे वो अपने कंट्रोल में रखेंगी। तो इसी का पूरा जो है चर्चा होती थी किसमें, आपके लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट सिस्टम में। तो अगर बात करते हैं इस हिसाब से तो इसका जो सही आंसर होगा, the answer will be B option, that it divided the territories of the defeated Ottoman and German empires among the victors। इसी के बाद आपकी होती है ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रिटी ऑफ सर्व्स, जिसके बारे में आप सुनते हैं, जिसके बाद यही कारण बने आगे चल के आपके किसका, आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विद रेफरेंस टू द रशियन सिविल वॉर 1917 to 1923 द व्हाइट्स रिप्रेजेंटेड व्हाट। तो यहां पे बात आ रही है रशियन सिविल वॉर की, तो आपको 2 बातें समझनी होगी। सबसे पहली बात, यहां पे आपको पता होना चाहिए रशियन रिवॉल्यूशन भी। रशियन रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये होता है 1917 से 1918। इस दौर में बात आती है तो व्लादिमीर लेनिन ये जो हैं ये लीड करते हैं किसको, ये लीड करते हैं द रेड्स को। किसको लीड करते हैं, द रेड्स को ये लीड करते हैं। ये रेड्स कौन है, तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं और जो ये चाहते हैं कि रशिया यानी यूएसएसआर जो बेसिकली बाद में चल के बनता है 1922 में, वहां से जो निकोलस जार है, जो वहां का मोनार्क है, जो कि कजन था किसका, जॉर्ज फिफ्थ का, जो कि ब्रिटेन के मोनार्क हुआ करते थे। आपको याद होगा 1911 में कोरोनेशन हुआ था उनका इंडिया में, एंड उनके कजन हुआ करते थे। तो निकोलस जार को किस तरह से हम रिप्लेस करें और किसको लेकर आए यहां पर, तो यहां पर जो है एक लोगों की सरकार यहां पे बनाई जाए। तो ये रेड्स का आइडियोलॉजी हुआ करता था। इसी को लेकर पूरा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, 1918 तक रशियन रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अब जब ये रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद अब क्या था, तो उसके बाद अब बात आती थी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज जो है वो आ जाती हैं और आकर यहाँ पे करती हैं
कि भाई आप यहाँ पर जो है किस हिसाब की सरकार यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रशियन सिविल वॉर में 3 तरह के लोग थे। कौन कौन? एक तरफ थे द रेड्स, एक तरफ थे द व्हाइट्स, और इनके अलावा अगर बात करते हैं तो एक और थे जिनकी बात आती है द ग्रीन्स। ये जो रेड्स हैं ये तो आप समझ ही गए हो, ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं। ये जो हैं थोड़ा सा एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जहां पे सब इक्वली काम कर सकें, सब जो है इक्वल लेवल पर आ सकें इन टर्म्स ऑफ आइदर द वेल्थ और आइदर इन टर्म्स ऑफ द राइट्स। ठीक है, ये सब बातें आती हैं। ग्रीन्स जो है ये बात करते थे मेजरली किनके बारे में? ये बात करते थे पीजेंट्स की। ये किनकी बात करते थे? पीजेंट्स की ये बात करते थे। लेकिन जब व्हाइट्स की बात आती है तो व्हाइट्स बेसिकली कौन थे? तो ये थे उस समय के कैपिटलिस्ट। ये लोग ये चाहते थे कि भाई आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जो काम है वो हमें कर लेने दीजिए, हम अपने हिसाब से इस सरकार को चलाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे व्हाइट्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाते तो बेसिकली व्लादिमीर लेनिन ने जो पूरा रिवॉल्यूशन किया था उसके पीछे का जो भी आइडियोलॉजी था, ऑब्जेक्टिव था, वो बेकार चला जाता। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या देखेंगे? अब यहाँ पे ये जो व्हाइट्स हैं ये किसके खिलाफ है? रेड्स के। और रेड्स को ही बच्चों यहाँ पे क्या कहते थे? बोल्शेविक्स कहते थे। क्या कहते थे? बोल्शेविक्स कहते थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या मिलेगा? बी, अ लूज कोलिशन ऑफ एंटी बोल्शेविक फोर्सेस इंक्लूडिंग मोनार्किस्ट एंड कैपिटलिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी द बी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब अगला क्या कहता है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माय फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे हमें क्रोनोलॉजीज जो है वो रखनी होती हैं और हमें देखना होता है कि इसमें से कौन सी सही आंसर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप सब जानते हैं हमें क्या करना होता है, हमें ईयर पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से ईयर में कौन सी चीज यहाँ पे हुई है। तो अगर हम इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आपका इन सबका जो ईयर है उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो तीनों इवेंट्स हुए ये तीनों के तीनों इवेंट्स हुए 1945 में। तीनों इवेंट्स कब हुए? 1945 में तीनों इवेंट्स हुए हैं। अब 1945 में ही अगर तीनों के तीनों इवेंट्स यहां पे हुए हैं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे अब समझना होगा कि भाई कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा इवेंट बाद में हुआ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहां पर एक और चीज है कि ये जो अटलांटिक चार्टर है ये हुआ था 1941 में। ये कब हुआ था? 1941 में, बेसिकली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। और पर्पस क्या था? बेसिकली टू सपोर्ट द एलाइड पावर्स। ठीक है, तो अटलांटिक चार्टर हो जाता है। अब बात आती है बाकी सबकी, तो पोट्सडम कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हम सब जानते हैं कब होता है? 24 अक्टूबर को। कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है हमारा यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन। तो अगर मैं उस हिसाब से सोच के देखूं, एक बात सोचिएगा, तो यूनाइटेड नेशन से पहले ही आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था और पोट्सडम हुआ था। तो अगर पहले तो मैं 41 के हिसाब से जाऊं अटलांटिक चार्टर के हिसाब से, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, मेरे पास केवल ए और बी बचता है। और अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जाऊं तो वो अक्टूबर में हो रहा है, यानी याल्टा और पोट्सडम जो है ये दोनों उससे पहले कभी ना कभी हो रहे हैं। और याल्टा की बात करें तो याल्टा होता है आपका फरवरी में, और उसके बाद होता है पोट्सडम, दैट इज होता है, वो कब होता है? वो आपका होता है जुलाई में। तो इसके हिसाब से देखोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा आपका ए ऑप्शन। और इन सारी कॉन्फ्रेंसेस, इन सारी जो जितनी भी चीजें थी 1945 में, इनका पर्पस था कि अब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको डिसाइड करना और ये देखना कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हो, और ज्यादातर जो कंट्रीज आज का अब तक कॉलोनियलिज्म का एक प्रेशर झेल रही हैं उन पर्टिकुलर कॉलोनीज को यहाँ पे आजाद भी कराया जाए। तो ये भी इसका एक पर्पस था। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो जाती है इस क्वेश्चन की, तो आंसर याद रखिएगा ए होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मर्सेंटलिज्म। मर्सेंटलिज्म की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, मर्सेंटलिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है दोस्तों जहां पर जो पर्टिकुलरली जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड इज बेसिकली देयर ओन राइट्स। वो उनका पार्ट है, बाकी जो भी कुछ बचता है वो बाकी सबके बीच में बांटा जा सकता है। तो सबसे बड़ा पीस जो है वो उनका होगा, ये आपका मर्सेंटलिज्म जो है वो कहता है। तो अगर इस हिसाब से आप देखो, केवल इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर आप देख लोगे तो एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इट एम्फसाइज दैट अ नेशंस वेल्थ डिपेंड ऑन इट्स सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
भाई अगर वो बात ये कर रहे हैं कि सब कुछ हमारा है तो ये तो होगा ही। इट एनकरेज हाई टैरिफ्स ऑन द इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये भी होगा काइंड ऑफ। अगर आप देखोगे तो जितने भी आपके कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। इट प्रमोटेड द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। और यहाँ पे अगर सी ऑप्शन को देखोगे तो कह रहा है इट एडवोकेटेड फॉर द कॉलोनीज टू ट्रेड फ्रीली विद एनी नेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि जो ये मर्सेंटलिज्म वाले फिलॉसफी वाले लोग होते हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो कॉलोनीज है वो यहाँ पर इस प्रकार से आजाद हो जाएं और उनको ये हम एक ऑफर दें कि वो फ्री ट्रेड यहाँ पे चला सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई गेस। अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज हैं। तो जैकोबियंस आपके क्या होते हैं? जैकोबियन क्लब हुआ करता था और ये फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था। तो ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बॉल्शविक्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, इनको क्या कहते थे? रेड्स भी कहते थे। और ये जो रेड्स हैं ये क्या चलाते, कहां पे रिवॉल्यूशन किया इन्होंने रिवॉल्यूशन किया रशिया में। फिर आता है कार्बोनरी यानी कि मैजीनी की बात होगी, और ये जो बात आती है ये बात आती है इटली से। और फिर आएगा आपका क्यूमिंटांग जो है माओ जेडोंग की बात होती है, तो आपका बात आएगी चाइना से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। आई होप ये क्लियर होगा। दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल। यहाँ पे हमें केवल रिवॉल्यूशनरीज ग्रुप को क्या करना था? कनेक्ट करना था जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अबाउट दी ओपियम वॉर्स। जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड वन ऑफ देम इज द ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर्स बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पे पर्पस क्या था? तो पर्पस था कि जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी उसका एक ट्रेड डेफिसिट चल रहा था। किसके साथ? चाइना के साथ। अब चाइना के साथ जो ये ट्रेड डेफिसिट उनका चल रहा था उसको उन्होंने बैलेंस करने के लिए क्या किया कि चाइना में उन्होंने ओपियम को इंप्लीमेंट करना शुरू करा, ओपियम का ट्रेड उन्होंने शुरू करा। ओपियम वहां पे पहुंचा तो वहां पे बहुत से लोगों को एडिक्शन हो गया एंड काइंड ऑफ इसकी वजह से वहां की जो किंगडम थी उन्होंने यहाँ पे जंग जो है शुरू कर दी। किसके साथ? वॉर जो है शुरू कर दी किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। तो टोटल 2 ओपियम वॉर्स हुए हैं और ये जो ओपियम वॉर था इसमें जो पहला ओपियम वॉर था उसमें कौन जीता था? उसमें ऑब्वियस बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जीत गई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ओपियम वॉर जीती तो उसकी वजह से चाइना पर जो किंगडम था उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और इसको एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी इसको कहा जाता है आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट ओपियम वॉर। और यहाँ पे एक और चीज ये हुई कि जब हमारा चाइना यहाँ पर हार गया इस युद्ध में तो उसके बाद से चाइना के जो पोर्ट्स थे उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी ओपन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बात आ जाती है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ओपियम वॉर्स पे अगर हम आते हैं तो टोटल कितने ओपियम वॉर्स हुए हैं? 2 ओपियम वॉर्स हुए हैं, याद रखिएगा। और जो पहला वाला ओपियम वॉर था वो किसके साथ खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के साथ खत्म होता है। जो फर्स्ट था वो आपका चलता था 1839 से 1842 तक। और उसके अलावा अगर बात करते हैं जो सेकंड था तो सेकंड आपका आता है 1856 से लेकर 1860 तक आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे द ओपियम वॉर लेड टू द ओपनिंग ऑफ चाइना टू द वेस्टर्न पावर, ये बिल्कुल ठीक है। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग 1842 फोर्स चाइना टू सीड हांगकांग एंड ओपन 5 पोर्ट्स टू द ब्रिटिश ट्रेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका ए आर जो है वो ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा सभी को कि यहां पर ये जो है ये क्या कहलाती है। याद रखिएगा फर्स्ट ओपियम वॉर जब चाइना हार गया तो इसको क्या कहा गया था? इसको एक और नाम दिया गया था सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का नाम इसको दिया गया था। और काइंड ऑफ इसी से लेसन लेकर जापान ने जो है ऑलरेडी अपना रिस्टोरेशन शुरू कर दिया था कि कहीं हम भी इस ओपियम के जो प्रेशर है उसके अंतर्गत ना आ जाएं। तो उनके यहाँ पे तीजी रेस्टोरेशन हुआ था, तो उसका भी जो रीजन है काइंड ऑफ ये ओपियम वॉर ही था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको आंसर क्या होगा आपका? ए। ओके, द नेक्स्ट वन, हु वाज नोन एज द लिबरेटर फॉर हिज रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस। साउथ अमेरिकन नेशंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका आंसर ले लीजिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, द आंसर इज सिमोन बोलिवर। एंड
बेसिकली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो स्पेनिश रूल था, उस स्पेनिश रूल को यहां से खत्म करने के लिए ये साइमन बोलिवर ने एक पर्टिकुलर एक लीडर के रूप में काम किया। और साउथ अमेरिका की बहुत सी कंट्रीज लाइक द इक्वेडोर, लाइक द वेनेजुएला, ये खुद वेनेजुएला से थे, और बोलीविया, उसके अलावा बात करते हैं तो आपका कोलंबिया। तो इस तरह से इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उन सभी को यहाँ पे इन्होंने आजादी दिलाई। एंड काइंड ऑफ इसी वजह से आप देखो कि जो एक कंट्री है बोलीविया, वो इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, सिमोन बोलिवर को लिबरेटर कहा जाता है फॉर द साउथ अमेरिकन नेशंस। और आप जानते भी होंगे एक बात कि मेजॉरिटी ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने पर्टिकुलर डायलेक्ट्स में स्पेनिश भाषा का ही यूज करते हैं। तो कौन सी कॉलोनी के खिलाफ ये इन्होंने इवेंट किया था, ये रिवॉल्यूशन किया था, तो वो था स्पेनिश रूल के खिलाफ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द इंपीरियलिज्म, कि इंपीरियलिज्म इन द 19th सेंचुरी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत है। तो यहाँ पे बात आती है द व्हाइट मैन्स बर्डन वाज यूज्ड एज अ मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर द कॉलोनियल एक्सपेंशन। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा कि जो व्हाइट मैन्स बर्डन है, इसकी जो बात आती थी वो क्या आती थी, यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि भाई आपका जो व्हाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स आते थे या ये जो यूरोपियंस जाते थे, तो ये हर जगह पर अपनी क्या रखते थे, अपनी कुछ थ्योरीज रखते थे। जैसे भारत में भी आप देखोगे एक थ्योरी इन्होंने रखी थी कि जो सेंट्रल एशिया की से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। इस थ्योरी को मैक्स म्यूलर ने पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया, लोगों ने इसमें मानना शुरू किया। तो ये सारी चीजें क्यों थी, ताकि ये लोग ये बता सकें कि यही पूरी दुनिया को पहले भी चलाते आए हैं और इन्हीं का जो है बर्डन कहीं ना कहीं सबको झेलना होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुएज कैनाल सिग्निफिकेंटली शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वेज कैनाल जैसे ही आपकी 19th सेंचुरी के लास्ट में आते आते बनी थी, तो काइंड ऑफ यूरोप से एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा कनेक्शन है वो थोड़ा छोटा हो गया, एंड इट बिकेम वन ऑफ द रीजन कि इंडिया और बाकी सब कंट्रीज के अलावा भी और भी कंट्रीज यहाँ पे धीरे धीरे कॉलोनियलिज्म का हिस्सा बनती चली गई। जापान रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ओपियम वॉर हुआ था, तो ओपियम वॉर की वजह से जापान ने लेसन लेते हुए ऑलरेडी अपना एक रेस्टोरेशन कर लिया था, एंड दैट इज फेमसली नोन एज द मेजी रेस्टोरेशन। और ये जो फेमसली मेजी रेस्टोरेशन हुआ था, इस रेस्टोरेशन की वजह से ही काइंड ऑफ जापान जो है वो इंपीरियलिज्म की जो प्रेशर है उसमें आने से बच गया, एंड दैट इज व्हाई जापान बेसिकली वाज द पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो है विक्टिम नहीं बन पाया था, तो आंसर ये वाला थर्ड वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ओनली 1 and 2। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इट इज द पार्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन बारबरोसा इज करेक्ट। बारबरोसा के बारे में बात हो रही है। सो याद रखिए ऑपरेशन बारबरोसा, ये आपको मैंने अभी बताया था 1941 में हुआ था, और जून 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा हुआ। और इसमें क्या था, इसमें एक पैक्ट था, अभी हमने शुरुआत में बात करी थी, उस पैक्ट को तोड़ दिया गया था, और उस पैक्ट को द मोलोटोव एंड रिबेंट्रॉप पैक्ट जो था उसको तोड़ दिया गया था। उस पैक्ट को तोड़कर यहाँ पे जो है हमला किया गया था यूएसएसआर में, और काइंड ऑफ इसी हमले की वजह से आगे चल के जो बारबरोसा ऑपरेशन था, इसी की वजह से जो जर्मनी है वो हारा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी एक तरफ लड़ाई लड़ रहा था यूरोप में, और दूसरी तरफ उसने अपने गेट्स ओपन कर दिए थे टुवर्ड्स यूएसएसआर, जिसकी वजह से उसकी मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस जो है वो यूएसएसआर में फंस जाती है। वहां पर जो पर्टिकुलरली एक वेट मॉनसून जो समय आता है उसमें फंस जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो वहां की ठंड में फंस जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ऑपरेशन बारबरोसा का पर्पस एक क्या था? ऑपरेशन बारबरोसा का एक पर्पस था कि भाई यूक्रेन में जो सोर्सेज हैं, जो चीजें हैं, उनको यूज किया जाए, उनको उन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि वो चीजें आगे चल के यूजफुल रहें, किसमें, आपके वर्ल्ड वॉर में चीजों को चलाने में। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ऑपरेशन बारबरोसा इंप्लीमेंट किया गया था जर्मनी द्वारा, एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो जर्मनी ने हमला किया था सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन में उस समय कौन लीड कर रहे थे? तो उस समय सोवियत यूनियन को लीड कर रहे थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ
स्टेलिन नाम याद रखिएगा इनका, इन्होंने ही काइंड ऑफ जो है जर्मनी को सेंटर तक बुलाया और उसके बाद जर्मनी जो है लड़ाई लड़ने में बिल्कुल ही नाकामयाब हो गया, क्योंकि ऑपरेशन बारबरोसा में ये सोचा गया था कि ये लड़ाई बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं हुई। यहाँ पे जो सोर्सेस दिए गए थे, जो चीजें दी गई थी सैनिकों को, वो काम नहीं कर रही थी, जो कपड़े थे वो ठंड झेलने लायक नहीं थे, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे ऑपरेशन बारबरोसा में ये फेल हुए, एंड दैट लेड टू द सुसाइड ऑफ हिटलर एज वेल इन 1945. ओके Okay, next one, liberty, equality and fraternity was the motto of which major historical event? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, मैं जब बात कर रहा था अपने थर्ड एस्टेट के बारे में, तो मैंने बात उस समय पर भी बताई थी कि एक तरफ 3 एस्टेट्स थे और एक तरफ क्या था, इनकी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। आगे चल के जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इन 3 वर्ड्स को ऐड किया। तो काइंड ऑफ ये जो 3 वर्ड्स हैं ये कहां से आते हैं, तो ये आते हैं आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट वाज डन इन 1789। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का भी ईयर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कब हुआ था, 1688 में। तो इन सभी बातों को बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द मैचिंग, और यहाँ पे फिर से हमारे पास एक तरफ जो है कंसेप्ट दिया गया है और दूसरी तरफ थिंकर दिए गए हैं। सो लेसन्स फेयर कंसेप्ट, इट वाज अ वेरी फेमस कंसेप्ट गिवन बाय एडम स्मिथ, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, आप सब जानते हैं, और द मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी कहलाए जाते हैं, है ना। तो एडम स्मिथ जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है डाई इलेक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म, ये जो बात है ये कौन कर सकते हैं, ये एक ही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि सोशलिज्म का जो एक आइडिया है वो दुनिया को दे सकते हैं, एंड दैट वाज द कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ही इस चीज को दे सकते हैं, द फादर ऑफ सोशलिज्म। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो जनरल विल, जनरल विल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल विल जो है इसी से इन्फ्लुएंस होकर गांधी ने एक आइडियोलॉजी बनाई जिसको कहते हैं स्वराज, ठीक है। और ये जो आइडियोलॉजी है ये गांधी को किससे मिलती है, तो ये मिलती है जे जे रूजो से। सो जनरल विल कहें या स्वराज कहें तो ये किसका कंसेप्ट है, जे जे रूजो का कंसेप्ट है। और काइंड ऑफ याद रखिएगा ये जे जे रूजो वाज द वन जिनकी वजह से आइडियोलॉजी जो स्वराज की आइडियोलॉजी है वो किसके माइंडसेट में आती है, गांधी जी के माइंडसेट में आती है। उसके बाद टैबुला रासा, टैबुला रासा जो है ये फिलॉसफी किसके द्वारा दी गई है, जॉन लॉकी के द्वारा, एंड जॉन लॉकी इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ये दुनिया में फादर ऑफ लिबर्टी के पिता ये कहे जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है किससे रिलेटेड आता है, तो इस पे अगर बात करें दोस्तों, सो इट वाज as we can see that it was a policy of appeasement, और ये policy of appeasement जो है ये 1937-38 के समय पे जो फ्रांस और इंग्लैंड है वो हिटलर के साथ हो रही जो बातचीत है या पैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिसी को क्या कहते हैं बेसिकली, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वॉर जो है वो ना हो, जो हिटलर है, जो जर्मनी है, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जो भी चीजें हैं, जो भी वो इंप्लीमेंट करना चाहता है वो ना करे, और कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड और फ्रांस है वो पूरे यूरोप में शांति चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात आती है तो आंसर क्या हो जाएगा, द पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस टू मेक कंसेशन टू हिटलर टू अवॉइड वॉर। लेकिन हिटलर ने 1939 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। पोलैंड पर जब अटैक किया तो उधर यूएसए शांत रहा, इधर यूएसएसआर शांत रहा, ठीक है। तो जब ये हुआ तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो ये युद्ध है ये 2 सितंबर 1945 तक ये चलता है, यानी कि 6 साल और 1 दिन तक ये चलता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक और चीज यहां पर आती है क्या, कि ये जो पूरा वॉर था इसमें यूएसए की एंट्री जो होती है वो 1941 में होती है, और काइंड ऑफ यूएसएसआर भी इसमें 1941 में जर्मनी के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है, ठीक है। तो ऑपरेशन बारबरोसा, और उधर जापान जो है वो अटैक कर देता है पर्ल हार्बर में, ठीक है। तो फिर वहां से जो है पूरी की पूरी जो गेम है वो पलट जाती है, और 1945 तक जो एक्सिस कंट्रीज थे वो हार जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ था आपका, लेकिन याद रखिएगा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है वो ये था, आंसर होगा बी।
Okay, the next one, the scientific revolution laid the groundwork for the enlightenment. दूसरा कह रहा है द साइंटिस्ट्स लाइक न्यूटन एंड गैलीलियो एम्फेसाइज रीजंस, ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरल लॉज ओवर ट्रेडिशनल रिलीजियस डॉगमा. तो पहली बात तो सीधी सी बात है, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो है वो एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाते हैं. एक समय था जब पूरा जो आपका यूरोप है, यूरोप गुजर रहा था डार्क एजेस से. ये डार्क एज से गुजर रहा था. डार्क एज में वहां पर बेसिकली जो है बहुत ही सारी सुपरस्टिशियसनेस और बहुत ही सारी जो ट्रेडिशनल या डॉगमा चीजें हैं, रिलीजियस डॉगमा चीजें हैं, उनमें विश्वास रखा जाता था. तो वहां पर हुआ रेनेसा. और जब यूरोप में रेनेसा हुआ ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, तो उसी में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी ऐड हुए. उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे है, दैट इज द गैलीलियो. गैलीलियो इज फेमस एज अ पर्सन जिन्होंने कॉपरनिकस की जो थ्योरी है, कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी थी दोस्तों? तो कॉपरनिकस की थ्योरी थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की अगर बात करें तो वो जो है ये कहती थी कि भाई सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसका चक्र लगा रहे हैं. अब कॉपरनिकस ने ये बात बताई, लेकिन चर्च जो है वो इसको मानने से मना कर रहा था. तो उन्होंने ये काम दिया किसको? गैलीलियो को. और गैलीलियो ने इस पर फिर से एक बार एनालिसिस किया, लेकिन गैलीलियो ने भी सेम आंसर दिया. गैलीलियो ने कहा कि भाई आपका जो ये पूरा आप बता रहे हो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है और इसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोग गलत हैं, कॉपरनिकस यहाँ पे ठीक थे, जिसकी वजह से गैलीलियो को बाद में पनिशमेंट भी दिया गया. सो यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और काइंड ऑफ इसी की वजह से ए हुआ था, क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया ही इन लोगों की वजह से था. और आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Okay, the very famous the Long March 1934 to 1935 is a significant event in the history of which country? तो लॉन्ग मार्च जो है ये याद रखिएगा, it was led by a communist and a leader in the history of China, and that was Mao Zedong. And Mao Zedong जो है वो चाइना से जो ये इंपीरियलिज्म और उसके अलावा जो मोनार्की और जो कैपिटलिस्ट का एक सिस्टम था उसको खत्म करना चाहते थे. और उसी के लिए उन्होंने कायमानटांग जो नाम का एक ग्रुप था उसको बनाया, जिसके बाद अगर बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर 6000 मील की एक लंबी यात्रा तय करी पूरे एक साल के लिए, जिसमें करीबन 10,000 लोग इनके साथ थे. और इनका पर्पस था कि भाई ये अपनी प्रोविंसेस को चेंज करें, क्योंकि इनको एनसर्कल किया जा रहा था, इनको खत्म करने की बात की जा रही थी उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा. तो उसके लिए इनको क्या करना था? उसके लिए इनको यहाँ से शिफ्ट करना था ताकि इनका जो पर्पस है, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चलते रहें. तो इस पूरे मार्च को किसने लीड किया था? माओ जेडोंग ने. और वो आ जाते हैं किससे रिलेटेड? तो वो आ जाते हैं आपके चाइना से रिलेटेड. तो इसको याद रखिएगा. सो इट वाज डन इन 1934-35. Okay, the next one is related to the Vietnam War, or I can say indirectly it is related to the Cold War. Cold War अगर बात करोगे तो आपका शुरू होता है 1945 से और ये चलता है 1991 तक. ठीक है, इट वॉज हैपनिंग बिटवीन द यूएसएसआर एंड द यूएसए, है ना. अब बात करते हैं तो इसी पूरे कोल्ड वॉर में, वैसे तो कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी गोली नहीं चली, कोई बैटल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से दुनिया भर में बहुत जगहों पर प्रॉक्सी वार्स होते रहे. जैसे अगर बात करते हैं तो साउथ कोरिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ. साउथ एक समय पर साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम, ये भी हो गया था. बाद में वियतनाम जो है वो कम्युनिज्म के हाथ में चला जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम हो गया था. आपने नाम सुना होगा बर्लिन वॉल का, बर्लिन वॉल. आपने नाम सुना होगा क्यूबा का. तो ये जितने भी कंट्रीज थे ये सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे. और जैसे ही कम्युनिज्म की तरफ जाते थे तो काइंड ऑफ अमेरिका जो है वो इंटरवीन करता था और वो ये कोशिश करता था कि यहाँ पर ये जो कम्युनिज्म की जो एक वेव है उसको रोका जाए और यहाँ पे लोगों को कम्युनिज्म से हटा के थोड़ा सा डेमोक्रेटिक या सोशलिज्म, डेमोक्रेसी की तरफ जो है लाया जाए. काइंड ऑफ उसका पर्पस भी सिंपल है, क्योंकि वो खुद एक कैपिटलिस्टिक कंट्री थी और उसकी वजह से वो नहीं चाहेंगे कि उसके आसपास के जितने कंट्रीज हैं वहां पे कम्युनिज्म फैले, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये जो कम्युनिज्म की फायर है ये इन सभी जगहों से होते हुए कहां तक पहुंचेगी, अमेरिका तक पहुंचेगी। सो दैट इज व्हाई अमेरिका इज बेसिकली नॉट वाज अगेंस्ट द कम्युनिज्म। तो अब बात करते हैं जरा हम इस बात पे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इट वाज अ प्रोक्सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिस्ट नॉर्थ एंड द एंटी कम्युनिस्ट साउथ। तो इस पे अगर बात आती है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा जो कम्युनिस्ट थे उनको लीड कर रहे थे हो चिन मिन, इसलिए आप जानते हैं कि वहां की जो सिटी है हो चिन मिन वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है नाम, ठीक है। द गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट लेड टू द डायरेक्ट यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि यूएस ने, जैसा मैंने आपको बताया, यूएस ने क्या सोचा था दैट इट विल बी टर्न इनटू अ डोमिनो इफेक्ट, कि अगर वियतनाम जो है वो कम्युनिज्म के हाथ में चला गया तो यहां से डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और धीरे धीरे पूरे आसपास के साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में ये कम्युनिज्म फैलता चला जाएगा। तो उनका पर्पस सिंपल था, तो इसलिए उन्होंने आफ्टर द गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट उन्होंने सीधा इंटरवीन कर दिया था इस पूरे इवेंट में। द वॉर एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ द यूएस बैक्ड साउथ वियतनाम गवर्नमेंट। ये गलत है, इसमें दोस्तों याद रखिएगा इसमें जीत हुई थी किसकी, नॉर्थ वियतनाम की, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका है लोकल टेरेन्स में जो गुरिल्ला वॉरफेयर था उसको झेल नहीं पाया, और दूसरा यहाँ के जो एटमॉस्फेयर था, जो यहाँ का ट्रॉपिकल रीजन था, उसको नहीं झेल पाया, और फाइनली जो वियतनाम है उसमें नॉर्थ वियतनाम की जीत होती है और हो चिन मिन जो है उनके द्वारा लेड की जाने वाली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पूरे वियतनाम पे कंट्रोल बनाती है ना। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये एंड हुआ था कब, ये एंड हुआ था 1975 में। तो वियतनाम वॉर जो है बेसिकली याद रखिएगा वो कब से कब तक चलता है, तो 1955 से 1975 तक पूरे 20 साल जो है ये वियतनाम वॉर यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज द आंसर। सो अगर हम देखें इस हिसाब से तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर होगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। चलिए ओके, द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास in 1938 was a state sponsored program against which community। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा तो उसके बाद हिटलर जो है वो अगले 10 साल में एक बहुत ही अच्छा ऑरेटर बन के निकलता है, और हिटलर यहाँ पे 2-3 बातों की बात करता है, 2 स्पेशली बातों की बात करता है। पहला, हिटलर ये कहता है कि जो ज्यूज हैं दोज वर द ओनली रिस्पॉन्सिबल कि जर्मनी यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा है, क्योंकि ज्यादातर जो वेल्थ है, ज्यादातर जो चीजें हैं वो ज्यूज के हाथ में है, एंड दे डिड नॉट सपोर्ट जर्मनी अगेंस्ट द एलाइड कंट्रीज, और ये उनके ऊपर जो है एक हार की जिम्मेदारी डालता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जो जर्मनी में हिटलर है, हिटलर बेसिकली ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स, कौन सी ट्रिटी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स की। तो ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स जो है उसको हिटलर बार बार टैग करता है, वो कहता है कि ये जो ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स है इसकी वजह से जो जर्मनी की हालत है वो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली किसकी वजह से है, ज्यूज की वजह से। सो ये जो बात थी ये लगातार जो है ऑरेटर के रूप में जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में बार बार बोली जाती थी। फाइनली होता क्या है, नवंबर 1938 में एक दिन अचानक से जो पूरे जर्मनी में जो ज्यूज व्यापारी थे, जो पूरे बिजनेसमैन लोग थे, उन सभी पर आसपास की जो भीड़ है वो हमला कर देती है। और इसमें जो पूरा जो इवेंट है उसको लेड कौन करता है, तो उसको लेड करता था जोसेफ गोबेल्स। ये शायद नाम आप सभी ने सुना होगा। ही वाज अ काइंड ऑफ अ राइट हैंड ऑफ हिटलर। ओके, सो हिटलर के जो भी इस तरह के काम थे वो गोबल्स ही देखता था। सो जोसेफ गोबल्स इसको लेड करता है, और 2 दिन तक जो ज्यूज थे उसमें बहुत सारे ज्यूज की हत्या कर दी जाती है, और उसके अलावा उनकी जो वेल्थ है उनको लूटा जाता है, उनको मारा जाता है, प्लस उनको जो इंश्योरेंस वगैरह थे वो भी वो क्लेम नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ था, एंड दैट इज कॉल्ड द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। और 1938 में ये इवेंट हुआ था, एंड इट वाज द इवेंट अगेंस्ट द ज्यूज इन द जर्मनी। फिर आगे चल के तो आप जानते ही हो कि ऑस्विट्स नाम के जो चैम्बर्स थे वो बनाए गए थे, और उसमें जो है ज्यूज को डालकर वहां पर जो है गैस चैम्बर्स में उनको मारा जाता था। तो वो सारी कहानी वहां पे चलती है, ठीक है। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ वियत मिन एंड द स्ट्रगल फॉर वियतनामीज इंडिपेंडेंस। तो अभी हमने पूरा बात करी, पूरे जो है हमने देखा कि 1955 से लेकर 1975 तक जो 20 साल ये वियतनाम वॉर चला, उसमें जो नॉर्थ वियतनाम था उसको बेसिकली कौन लीड कर रहा था, हो चिन मिन यहाँ पे जो है उसको लीड कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, 1954 में जब ये पूरा इवेंट शुरू हुआ था, जब वियतनाम में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था,
तो वो कौन सी पैरेलल थी, वो कौन सी लैटिट्यूड थी जिसकी वजह से साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को बांटा गया था? सो याद रखिएगा दैट वाज द 17th पैरेलल। कौन सी पैरेलल थी याद रखिएगा, दैट वाज द 17th पैरेलल, जिससे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, 38 पैरेलल किस किस के बीच में है, तो वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। 49 डिग्री पैरेलल इज बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है कुछ सिटीज की और यहाँ पे हुए कुछ इवेंट्स की, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एक ऑप्शन हमें दिख रहा है जो बहुत ही फेमस ऑप्शन है, दैट इज हिरोशिमा। एंड हिरोशिमा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट यूज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। अगर बात करते हैं तो 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय, कौन सा बॉम्ब फेंका गया था? लिटिल बॉय जो है वो यहाँ पर फेंका गया था एनोला गे नाम के एक प्लेन से, और यूएसए ने ये फेंका था जापान पे। फिर उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में फेंका गया था फैटमैन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है किसके साथ? 2 के साथ। तो अगर बी ऑप्शन 2 के साथ है तो इन सारे ऑप्शंस में मेरे पास एक ही आंसर मुझे मिलता है, दैट इज ए। बाकी भी देख लेते हैं। सराजेवो इज रिलेटेड टू द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रैंस फर्डिनेंड। ये वही इवेंट है दोस्तों जो 1914 में जून में होता है, जिसके बाद से शुरुआत हो जाती है किसकी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, तो ये वही इवेंट है। न्यूरमबर्ग, ये क्या था? ट्रायल्स ऑफ द नाजी वॉर क्रिमिनल्स। जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे भाई, जिन्होंने पूरा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है किया था, उसके जो लोग हैं अब जो बचे हैं, हिटलर तो मर गया था, तो उन सभी के खिलाफ जो पूरा कोर्ट ट्रायल चला था, तो वो कहां पे हुआ था? न्यूरमबर्ग में हुआ था, याद रखिएगा। और डेंजिग जो है ये ट्रिगर पॉइंट फॉर वर्ल्ड वॉर 2, द पॉलिश कॉरिडोर। ठीक है, तो ये बात आ जाती है किसके बारे में? इसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डीकोलोनाइजेशन? अब जरा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कई बार ना ऑप्शन से ही आंसर निकल जाता है। इट वॉज एक्सेलरेटेड बाय द वीकनिंग ऑफ द यूरोपियन पावर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस के पास भाई वो इतनी ज्यादा डेप्ट में जा चुके थे कि उनको पैसा लेना पड़ रहा था। यही तो एक रीजन रहा कि अमेरिका का जो डॉलर है वो पावरफुल होता चला गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन। इंडिया वॉज द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश कॉलोनी टू अचीव इंडिपेंडेंस इन द 20th सेंचुरी। तो ये भी आपका काइंड ऑफ ठीक हो जाता है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद ही धीरे धीरे जगह जगह पर ये एक जो है डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ, और श्रीलंका, फिर उसके बाद आपका साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी मेजर कंट्रीज जो हैं यहाँ पे धीरे धीरे इस कॉलोनरिज्म से आजाद होती चली गई। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, फोर्थ क्या कह रहा है? द कोल्ड वॉर इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये तो आप जानते ही हो, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, तो ये दोनों जो हैं आपस में एक कोल्ड वॉर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से साइंटिफिक टेम्परामेंट तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर बात करते हैं तो बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स भी भारत दुनिया भर में होते हैं। द प्रोसेस वॉज एंटायरली पीसफुल, ये गलत है भाई। पीसफुल की बात आते ही गलत कर दीजिए, क्यों? क्योंकि 1947 में जब हम आजाद हुए तो हम ही पीसफुली नहीं हो पाए, तो बाकी कंट्रीज की तो बात ही छोड़ दो। तो यहां पे अगर बात करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पॉइंट गलत है? द प्रोसेस वाज एंटायरली पीसफुल इन ऑल अफ्रीकन कॉलोनीज। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां से भी ब्रिटिशर्स या बेसिकली कॉलोनलिज्म खत्म हुआ, वहां पे कोई ना कोई डिस्प्यूट राइज हुआ, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर काइंड ऑफ कंडीशंस बनी ही थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। ओके, another one, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. This speech was delivered by whom? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस स्पीच है, and it was given in 1940, and this speech was basically given by this person called विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो हैं ये चैम्बरलेन को हटाते हैं, चैम्बरलेन को रिप्लेस करते हैं, और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के, और काइंड ऑफ यही वो व्यक्ति हैं जिनके रिकमेंडेशंस पर क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, जिसका पर्पस था कि भाई भारत का जो सपोर्ट है वो वर्ल्ड वॉर में लिया जाए। फिर वर्ल्ड वॉर जब एंड हो जाता है तो वेवल्स प्लान भी काइंड ऑफ इन्हीं का आइडिया था, क्योंकि वेवल जो है भारत में वॉइस रॉय बैठा रखे थे इन्होंने, और पार्ट था कि नेगोशिएट करके जो चीज है उसको और ज्यादा लंबे समय तक किया जा सके। विंस्टन चर्चिल की एक और बड़ी फेमस स्पीच है जो कि 1942 में आई थी, जब ये अपनी हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच देते हैं दैट वी विल फाइट ऑन लैंड, वी विल फाइट इन एयर, वी विल फाइट ऑन द बीचेस। ठीक है, तो जब ये बहुत ही सिचुएशन वर्जन थी,
उस टाइम पर ये स्पीच देते हैं एंड काइंड ऑफ एक बहुत ही लैंडमार्क स्पीच, बहुत ही एक फेमस स्पीच जानी जाती है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल वाज फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, रॉजवेल्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ही वाज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 4 बार प्रेसिडेंट बने थे एंड ही वाज आल्सो द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो। तो एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो पोलियो ग्रसित थे। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट की, तो जब पर्ल हार्बर का अटैक हुआ तो ही आल्सो गेव सम वेरी गुड एंड मोटिवेशनल स्पीचेस एंड बेसिकली दैट वाज द रीजन कि अमेरिका वॉर में आ जाता है। अब बात करते हैं इन व्यक्ति की, जोसेफ स्टालिन तो आप जानते हो ये यूएसएसआर से आते हैं। ये जो आते हैं बाद में चार्ल्स डे गॉले, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ तो 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया था, फ्रांस पर अपना कंट्रोल बना लिया था। जब फ्रांस कंट्रोल में आया तो फ्रांस में दोस्तों क्या होता है कि फ्रांस से जो वहां के लीडर थे चार्ल्स डे गॉले, वो वहां से निकल जाते हैं और जाके वो ब्रिटेन में बैठ जाते हैं, ऑन द एग्जाइल हो जाते हैं। लेकिन वो भी एक बड़ी फेमस बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, दैट वी लॉस्ट द बैटल बट वी हैव नॉट लॉस्ट द वॉर। तो वो ये कहते हैं, तो ये बड़ा फेमस एक डायलॉग है, आज भी कई बार आपने सुना होगा। सो दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डे गॉले, ये याद रखिएगा। फिलहाल आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी द आंसर, दैट इज द विंस्टन चर्चिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The Great Depression 1929 had a global impact. The economies of the world were interconnected through trade, debt, and the gold standards. तो सबसे पहली बात तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो इवेंट हुआ था, इसको इवेंट को लिंक किया जाता है ब्लैक ट्यूसडे से। किससे? ब्लैक ट्यूसडे से, क्योंकि ब्लैक ट्यूसडे एक इवेंट माना जाता है जिस दिन पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश कर गया था। और स्टॉक मार्केट जब क्रैश कर गया तो लोगों ने अपने बैंक्स जाकर अपनी सेविंग्स निकालने का सोचा, तो बैंक्स भी क्रैश कर गए थे और सब कुछ एकदम बहुत ही इंटरलिंक था, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो ठप हो गया था। यूएसए में लगभग 25% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है, ये कहानी आ जाती है। उसके बाद 1933 में फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, उस समय भी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शुरू किया था द न्यू डील। न्यू डील की शुरुआत करी थी, 3 R's की उन्होंने बात करी थी, रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी। तो ये बात उन्होंने करी थी रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी की, और इसमें उन्होंने जो है वापस से ग्रेट डिप्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं उनको कम करने का कोशिश करा था। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वर इंटरकनेक्टेड थ्रू द ट्रेड, डेब्ट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, which of the following statement about the triple entente is correct? ट्रिपल एंटेंट जो है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेसिकली ट्रिपल एंटेंट वाज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप जो कि यहां पे लड़ाई लड़ रहा था, किसके खिलाफ, एक्सिस पावर्स के खिलाफ। एक्सिस का मतलब क्या हो जाता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। तो इनके खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे उसको ट्रिपल एंटेंट बोलते थे। और ट्रिपल एंटेंट कौन थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसीलिए फिर आगे चल के आप देखते हो कि 1917 में वो ज़िमरमैन टेलीग्राम वाला इंसिडेंट होता है और यूएसए भी इनको ज्वाइन कर लेता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी। काइंड ऑफ सेम सिचुएशन हमें कब मिलती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब भी एलाइड ऑन एक्सिस पावर वहां पे काम कर रही होती है, ठीक है। Who was the founder of the Red Army in the Soviet Union? अब यहां पे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे 2 नाम लिखे हैं, व्लादिमीर लेनिन एंड लियोन ट्रॉट्स्की। याद रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन जो हैं ये रेड आर्मी या बोल्शेविक पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन जो लियोन ट्रॉट्स्की हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी कि जो रेड आर्मी है, रेड आर्मी को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की थे, ना कि व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन तो वो लीडर हैं जो इस पूरे इवेंट को लेके आगे चलते हैं और फिर अपनी एक नई आइडियोलॉजी लेनिनिज्म की शुरुआत यहां पे करते हैं विद टच ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, सब यहां पे बात आती है कुछ लीडर्स की जिन्होंने यूनिफिकेशंस किए, जैसे कि बात करते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी, ये हम सब जानते हैं। बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनिफिकेशन किया था इंडिया का। गैरीबैल्डी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। केमल अटातुर्क, ये जो है मॉडर्नाइजेशन करते हैं तुर्की का। तुर्की पे आप जानते हो कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की पे
ट्रिटी ऑफ सर्व्स, कौन सा? ट्रिटी ऑफ सर्व्स जो है वो लगाया गया था, जिसकी वजह से टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर को बाइफरकेट कर दिया गया था और कैलिफेट को यानी खलीफा को पोजीशन से हटा दिया गया था, जिसके बाद से जो खिलाफत मूवमेंट है उसकी शुरुआत होती है। लेकिन खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1922-24 तक आते आते बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन केमाल अतातुर्क, जो कि मॉडर्नाइजेशन करते हैं किसका? टर्की का। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यानी इस हिसाब से अगर देखें तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, व्हाट वाज द बेल्फोर डिक्लेरेशन? बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये थोड़ा सा बच्चों आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आज के टाइम पे एक कंट्री जो है बड़ा ही फेमस इस समय चल रहा है, दैट इज इजराइल। और इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल इस समय पर कॉन्फ्लिक्ट में है किसके साथ? ईरान के साथ, अलॉन्ग विद यूएसए। सो यहां पे अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल कौन से लोगों की कंट्री है? ज्यूज। किन लोगों की कंट्रीज है? ज्यूज की। और ये जो ज्यूज हैं ये बेसिकली पहले जो है यूरोप की तरफ चले जाते हैं। हालांकि शुरुआत की अगर बात करते हैं तो जो आज का इजराइल है या जो आज का फलस्तीन है वो बेसिकली इनका फादरलैंड हुआ करता था, जिसको ये फादरलैंड कहते हैं। लेकिन ये शिफ्ट हो जाते हैं किधर? ये शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द यूरोप। जब ये यूरोप शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से यहाँ पर फलस्तीन में जो बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आ जाता है, सेटलमेंट आ जाता है। लेकिन 1917 में क्या होता है? बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है, जो कि एक दोबारे कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ क्रिएट कर देता है, एक दोबारे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, जहां पर ब्रिटेन स्टेटमेंट सपोर्टिंग द नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल इन पैलेस्टीन, काइंड ऑफ यहीं से वो सारी कहानी की शुरुआत हो जाती है, जो आगे चल के आपका पूरा जो है आज आप देखते हो इजराइल और पैलेस्टीन का जो पूरा का पूरा इवेंट है वो इसी के डिक्लेरेशन के बाद से आता है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1948 में ज्यूज को फाइनली उनका जो एरिया है वो दे दिया जाता है। धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ती चली जाती है, पैलेस्टीन उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड, इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज स्टार्टेड। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ए ऑप्शन। ओके, द लास्ट वन बेसिकली इज द पर्टिकुलरली दिस वन, और यहां पे बात हो रही है 4 इवेंट्स की और वो रिलेटेड है किस फीचर से? तो द ग्रेट टेरर, द एनलाइटमेंट, द रिफॉर्मेशन एंड द डार्क एजेस। डार्क एजेस बेसिकली एक मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऐसा समय था यूरोप का, मेडिवल यूरोप का, जहां पे बहुत ही ज्यादा रिलीजियस डॉगमा और जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी वो प्रिवेल करती थी। तो डार्क एजेस किससे रिलेटेड हो जाएगा? 4 से। तो डी का 4 हो जाएगा, यानी बी खत्म और डी खत्म। अब बात करते हैं रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेस होना। तो रिफॉर्मेशन जो होता है डिवीजन ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जो है उसमें रिफॉर्म्स आते हैं। तो सी का क्या हो जाता है? 3rd। एनलाइटमेंट जो है वो एम्फसाइज करता है रीजंस एंड साइंस। यही तो एनलाइटमेंट होता है कि जब हम रीजन और साइंस पर बात करने लगे इन प्लेस ऑफ रिलीजियस डॉगमा। सो दैट इज द सेकंड वन। तो सेकंड का बी का 2, सी का 3rd एंड ए का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ये जो ग्रेट टेरर है ये स्टालिन के पर्जेस की बात करता है इन द यूएसएसआर, काइंड ऑफ एक प्रकार का जेनोसाइड है जो यूएसएसआर में प्रिवेल करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टालिन। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चंस जो हमने बात करी आज वर्ल्ड हिस्ट्री पर, ये बहुत अच्छे से आप सभी को समझ आए होंगे, एंड आई होप बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन टेक केयर, डू योर बेस्ट, एंड जय हिंद साथियों।